तो नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कई साल पहले अनिल कपूर की एक मूवी आई थी। उस मूवी में जो विलन था उसके ऊपर एक एमएलए का हाथ था। अब विलन जो था लगातार इन लोगों को परेशान करे और जब भी कोई पुलिस की कार्रवाई हो तो विधायक जी देख लें और अंत में जब चुनाव की बारी आए तो जो विलन था अपने गुंडई के दम पे विधायक जी को फिर से निर्विरोध करवा दे। तो दोनों एक दूसरे को बचाते रहे, उनकी सरकार बची रही, इसकी गुंडई बची रही। तो ये चीज़ें जब लगातार होने लगी तो जो अनिल कपूर साहब थे उन्होंने फिर चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब इनके पास ना कोई तजुर्बा था, ना ही कोई पैसा था, ना ही कोई सपोर्ट था, ना कोई पार्टी का हाथ था। फिर भी जैसे तैसे करके आसपास के लोगों को इकट्ठा करके इन्होंने लड़ने का फैसला किया। और चूँकि मूवी थी, मूवी में हीरो थे, तो इनका चुनाव जीतना भी फिक्स था और अंत में ये चुनाव जीत जाते हैं और फिर उस गुंडे की बैंड बजा देते हैं। अब ये तमाम चीज़ जब हम लोगों ने मूवी में देखी तो मूवी में देखने के बाद एक सवाल जहन में आया कि क्या ऐसा असल ज़िंदगी में भी पॉसिबल है कि कोई शख्स जो 5 बार 6 बार से विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, उसे ऐसे ही कोई साधारण घर से उठ के आए और पर्चा दाखिला कर दे और करने के बाद चुनाव हरा दे। तो इस सवाल का जो जवाब है अब तक तो नहीं था, लेकिन आज जो है इस सवाल का जो जवाब है वो हाँ में बदल गया है। ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में एक सीट है साजा। वहाँ पे कांग्रेस के एक बेहद कद्दावर नेता, जिनकी गिनती कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेताओं में से एक होती है, जिनका नाम है रविंद्र चौबे। रविंद्र चौबे 7 बार विधायक। 7 बार विधायक मतलब आप सोच के देखिए। 27 साल की उम्र में ये पहली बार विधायक बन गए और तब से लेके शायद आज तक इन्होंने कभी हार का मुंह देखा ही नहीं। तब से लेके आज तक लगातार ये जीतते रहे और अलग अलग बार अलग अलग समय में अलग अलग पदों पे भी ये गए। कई बार इन्होंने देश का प्रतिनिधित्व भी किया कांग्रेस की तरफ से। और इनके सामने एक किसान खड़ा होता है, ना कोई पहले का अनुभव, ना कोई पहला चुनाव, शायद उसने कोई प्रधानी या फिर क्षेत्र पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ा और डायरेक्ट विधायकी का चुनाव लड़ता है और लड़ने के बाद इनको हरा देता है। तो ये फिर कहानी क्या थी और इतनी आसानी से ही ये हार गए या फिर इसके पीछे कोई साजिश, कोई पुराना विवाद या फिर कोई और मामला था? ये पूरी कहानी आपके सामने शुरुआत से लेकर अंत तक हाजिर है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि रविंद्र चौबे कौन है। माफ़ कीजिएगा, रविंद्र चौबे। दरअसल रविंद्र चौबे कांग्रेस के एक बेहद कद्दावर नेता, जैसा मैंने शुरू में बताया, 7 बार के विधायक हैं और इस समय कृषि मंत्री भी थे हारने से पहले तक। और ये छत्तीसगढ़ में एक ज़िला लगता है, बेमेतरा ज़िला, और इसी बेमेतरा ज़िले में एक सीट है साजा, एक विधानसभा है। इसी विधानसभा से इस बार ये विधायक थे और इनके सामने बीजेपी से एक प्रत्याशी थे जिनका नाम था ईश्वर साहू। ईश्वर साहू ना इससे पहले कोई चुनाव लड़ चुके थे, ना ही कोई पुराना अनुभव था, फिर भी ये जीत गए। तो जीतने की वजह क्या थी, यही आपको आज बताऊंगा। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2023 के जनवरी महीने से। दरअसल साल 2023 के जनवरी महीने में एक जगह लगती है, एक गाँव है जिसका नाम है बीरनपुर। ये इसी बेमेतरा ज़िले में, छत्तीसगढ़ का जो बेमेतरा ज़िला है, इसी ज़िले में स्थित है। हर गांव की तरह यहाँ भी वही मिक्स पॉपुलेशन, हिंदू मुस्लिम अलग अलग जातियाँ। इसी गांव में ईश्वर साहू भी रहा करते थे, पैसे से बेहद गरीब। इनके एक बेटे थे जिनका नाम था भुवनेश्वर साहू, उम्र लगभग 23 साल। ईश्वर साहू के पास पैसे की इतनी कमी थी कि ये जो सोसाइटी होती है जहाँ से खाद वगैरह मिलती है, वहीं से थोड़ा बहुत जो अनाज मिल जाता, उसी से अपने घर परिवार का गुजारा करते। जो 23 साल का बेटा था भुवनेश्वर, वो एक ट्रैक्टर चलाया करता था और इस ट्रैक्टर चलाने में जो इनका मेन काम था कि जहाँ कहीं ईंटों की लोडिंग हो, जहाँ कहीं कुछ मिट्टी वगैरह डालनी हो, तो ये ट्रैक्टर चला के लेके जाते। मालिक का ट्रैक्टर था, इनका ट्रैक्टर था भी नहीं, और उसी ट्रैक्टर से ये जो कुछ पैसे मिल जाते उसी से घर की गुजर बसर होती थी। गरीब परिवार था, ना ही ज़्यादा पैसे थे, ना ही ज़्यादा कोई संबंध अच्छा था। बस अपने परिवार से लोग मतलब रखते, जो पिता पुत्र थे दोनों अपने कामों में बिजी रहते। लेकिन इसी बीच जनवरी फरवरी महीने में इनके गांव में एक चीज़ होती है। दरअसल एक लड़की होती है जिसका नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन सरनेम आपको बता देता हूँ ताकि चीज़ें आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। उसका सरनेम साहू था, जो सरनेम ईश्वर साहू का है। इस लड़की को उसी गाँव के रहने वाले एक मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है। मुस्लिम लड़का भी इस लड़की से प्यार करता है। अब दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। करीब आने के बाद अब चूँकि जाति अलग, धर्म अलग, मजहब अलग,
तो परिवार वालों से बातचीत करके शादी तो हो नहीं सकती थी। फिर भी दोनों में इतना प्यार था कि एक दूसरे के साथ अब जीने मरने की कस्में भी खा चुके थे। इधर लड़की उस लड़के के प्यार में पागल और लड़का इस लड़की के प्यार में पागल। वक्त के साथ साथ इस बारे में गांव वालों को भी जानकारी लगी। अब जब गांव वालों को जानकारी लगी तो जो साहू परिवार था वो काफ़ी गुस्से में आ गया। आने के बाद अपनी बेटी को घर पे डांटता फटकारता है, उसकी काउंसलिंग करवाता है कि उस लड़के का साथ छोड़ दो, तुम्हें अपने जाति अपने धर्म में ही शादी करनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ 2 अड़चनें आ गई। परिवार वालों की जिद थी कि शादी ना करें, लेकिन लड़की 18+ थी और लीगली तौर पे किसी परिवार वाले को ये कोई हक ही नहीं बनता कि अगर लड़की 18+ है तो आप उसकी शादी में कोई दबाव बनाएं या फिर ज़बरदस्ती करें। उसकी मर्जी हो, चाहे जिससे शादी करें। लड़की को परिवार वालों ने समझाया, उधर जो मुस्लिम पक्ष था उसने अपने बेटे को समझाया, लेकिन दोनों ही नहीं मानते और अंत में एक दूसरे से ज़बरदस्ती शादी करते हैं और शादी करने के बाद गांव छोड़ के चले जाते हैं। अब लड़का लड़की दोनों गांव छोड़ के चले गए, उनके परिजन गांव में रह गए और इसी वजह से अब दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। यानी हिंदू पक्ष को लगने लगा कि मुस्लिम पक्ष की गलती है, उसने लव जिहाद फैलाया है, उसकी बेटी को फंसाया है। और मुस्लिम पक्ष को भी सेम चीज़ें लगने लगी कि अगर शादी करनी थी लड़के को तो अपने घर परिवार आसपास के जो सगे संबंधी हैं उनसे पूछ के करते, इस तरह से भाग के करने का क्या मतलब था। दोनों एक दूसरे को गलत समझने लगे, एक दूसरे को घृणित निगाहों से देखने लगे। बहरहाल आसपास के लोगों ने मामले को समझा बुझा के शांत कर दिया, क्योंकि ये गलती दोनों पक्षों की थी। लेकिन यहीं से मन में दरार बैठ गई। अब जो संबंध कभी पुराने रहे होंगे वो सारे संबंध खत्म। अब आलम यह हो गया कि जनवरी महीने के बाद से ही उस गांव में जो लोग बैठते भी थे तो हिंदू पक्ष एक जगह बैठता, मुस्लिम पक्ष की अलग जमघट बैठती और अक्सर आपस में एक दूसरे से बदला लेने की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे को डोमिनेट करने की बातें होने लगी। वक्त के साथ साथ ये चीज़ें भी बढ़ी, मन में दरार भी बढ़ा। लेकिन इसी बीच एक तारीख आती है और ये तारीख शायद इस बिरनपुर गांव के लिए सबसे काली तारीख थी। दरअसल इसी बिरनपुर गांव में 8 अप्रैल साल 2023 को एक स्कूल था। उस स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ रहे थे। अब स्कूल में हिंदू के भी बच्चे थे, मुस्लिम के भी बच्चे थे, हिंदुओं में भी अलग अलग जातियों के बच्चे थे। तो ऐसे ही लगभग दोपहर के 2 या 2:30 बजे होंगे, उस स्कूल में छुट्टी होती है। अब छुट्टी होने के बाद चूँकि स्कूल इस बिरनपुर गांव से लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर दूर था, तो बच्चे अपनी अपनी साइकिलों से गए हुए थे। साइकिलों से लौटते टाइम 2 बच्चों की साइकिल टकरा जाती है। उसमें से एक बच्चा हिंदू होता है, एक बच्चा मुस्लिम होता है। अब बच्चों की जब साइकिलें टकराती हैं तो टकराने के बाद आपस में ये लोग गाली गलौज करते हैं। बहरहाल बच्चे थे, आपस में बहस करके गाली गलौज करते हुए बगल बगल साइकिल चला के लौट रहे थे। अब आपस में वाद विवाद इन बच्चों में हो ही रहा था और ये लोग धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ भी रहे थे। इसी बीच गांव में एक पुल पड़ता है जो गांव की एंट्री पे है और उसी पुल पे कुछ मुस्लिम समाज के युवक बैठे थे, 19 साल, 20 साल, 21 साल, ऐसी उम्र। अब आपस में दोनों बच्चे गाली गलौज करते आ रहे हैं। इसी बीच जब इन लोगों ने देखा तो फिर उन लोगों को रोकते हैं और रोकने के बाद पूछते हैं कि तुम लोग आपस में क्यों बहस कर रहे हो। तो जो मुस्लिम समाज का बच्चा था वो सारी चीज़ें बताता है कि इस हिसाब से साइकिल लड़ी हम दोनों की और इसी वजह से हम लोग लड़ रहे हैं। तो फ़ौरन इन लोगों ने उकसाना शुरू कर दिया कि अगर तुमसे लड़ी है और ये तुम्हें गाली दे रहा है तो तुम मार क्यों नहीं रहे हो, तुम मारो, हम लोग खड़े हैं। जैसा गांव में अक्सर होता है कि तुम मारो, हम लोग खड़े हैं। अब छोटे बच्चे को ये सह मिली, वो फ़ौरन तैस में आ गया। इसी बीच उसने एक कांच की बोतल उठाई और उस बच्चे के जो साहू परिवार का था उसके हाथ पे फोड़ दिया। अब बच्चे के हाथ पे कांच की बोतल फूटी, हाथ कट गया। बच्चा रोते हुए अपने घर आया और उसी दिन कुछ दीप विसर्जन था इस गांव में। तो ज़्यादातर जो हिंदू थे वो किसी जगह पे दीप विसर्जन में गए हुए थे। बच्चा घर आता है, आने के बाद अपनी माँ को रो रो के सारी चीज़ें बताता है कि मम्मी मेरा और उस लड़के का झगड़ा हुआ, लेकिन जो पास के वो भैया लोग हैं उन्होंने दखलंदाजी की और उस बच्चे से कह के मेरे हाथ पे कांच फोड़वाया। अब माँ जब ये बात सुनती है तो सुनने के बाद गुस्से में एकदम लाल अपने घर से निकलती है गाली देते हुए और उस जगह पे उस पुल पे जाके पहुंचती है और उन लड़कों को गाली देते हुए कहती है कि तुमने मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया। अब जैसे इस महिला ने गाली दी तो वो लोग भी सामने से हाथ उठाते हैं और इस महिला को पीट देते हैं। अब जैसे ये महिला मार खा जाती है फ़ौरन रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। अब एक बच्चा चीखे तो कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जब एक महिला चीख रही तो फ़ौरन गांव में अलग अलग जगहों पे खबर फैल गई
कि ऐसी चीज़ें हो गई हैं। फ़ौरन गांव के जो सरपंच थे उन तक खबर गई। इसी बीच गांव के सारे लोग इकट्ठा होते हैं। जो साहू समाज था उसकी एक मीटिंग बैठ जाती है कि इस जगह पे जो कुछ हुआ है इसके लिए अब दोबारा कुछ करना होगा। पहला, हमारे घर की एक बच्ची को फंसा के शादी कर ली गई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया जनवरी में जो हुआ। और दूसरा ये कि एक महिला और एक बच्चे को इन मुस्लिमों ने मार कैसे दिया। यानी अब सीधा सीधा मामला धर्म पे आ गया। फ़ौरन ये मीटिंग बैठी रही थी, आपस में लोग डिस्कस कर ही रहे थे। इधर जो ईश्वर साहू थे, यानी भुवनेश्वर साहू के फादर, जिनकी स्टोरी मैंने आपको शुरू में बताई, ईश्वर साहू चूँकि उस दिन अनाज मिल रहा था तो ये सोसाइटी पे गए हुए थे अनाज लेने, चावल लेके आने लगे। इसी दौरान जो इनका बेटा था भुवनेश्वर, वो किसी जगह पे काम पे गया था ट्रैक्टर लेके। आने के दौरान ये पिता पुत्र मिलते हैं, मिलने के बाद घर आते हैं। घर आने के बाद ये हुआ कि नहा लो खा लो, इनकी माँ ने कहा। तो इसी बीच एक हलचल गांव में जो मच रही थी, इधर जो ये तमाम चीज़ें हो रही थी, तो जो साहू समाज था उसकी मीटिंग बैठ रही थी, तो हलचल मच रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बदला कैसे लेंगे, हमारे घर की औरत पे हाथ उठा है। तो भुवनेश्वर साहू जब ये हलचल सुनता है तो अपने फादर से कहता है कि पापा आप खाना खा लो, मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है। अब एक 22-23 साल का नौजवान जब गांव में कुछ हलचल, तो जवानी का शरीर फ़ौरन उबाल मारता है, भाग के वहाँ जाता है। जो पिता थे जो माँ थी वो घर में खाना खाने लगते हैं। इधर जब ये लोग मीटिंग कर रहे थे तभी सामने से कुछ लोग हाथों में पत्थर और ये तमाम चीज़ें लेके आते हैं। और इसी बीच जो वहाँ के लोकल लोगों का कहना है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, किसी दूसरे शख्स के कहने पे भी नहीं कह रहा, वहाँ के लोकल लोग जो थे, जो उस मीटिंग में मौजूद थे, उनका जो कहना है कि आगे आगे लगभग 25 से 30 लोग हाथों में हथियार लेके और पीछे पीछे 10 पुलिस वाले, ये तमाम लोग आते हैं और आने के बाद इन लोगों पे हमला कर देते हैं। अब इन लोगों पे जो हमला करते हैं तो इधर से भी जवाबी कार्रवाई होती है। दोनों पक्षों के बीच अब हाथ, लात, डंडे, ईंट पत्थर चलने लगे। सामने वाली पार्टी जो थी वह भी हो जाती है। जो साहू समाज था जिसकी मीटिंग थी, ये लोग पिटने लगते हैं। इसी बीच पुलिस ने भी बीच बचाव किया और आलम यह हुआ कि जो साहू समाज के लोग थे वो मैदान छोड़ के भाग गए। भागने के बाद अब सब लोग तितर बितर अपने अपने घरों में। अब जब अपने अपने घरों में पहुंच गए तो फिर अभी ये कयास लगाया जाने लगा कि कौन कौन पहुंचा और कौन कौन नहीं पहुंचा, यानी किसको ज़्यादा चोटें आई है। तो जब तफ्तीश करने लगे ये लोग, तो सारे लोग तो अपने घरों पे मिले, सारे लोग सुरक्षित मिले, लेकिन एक ऐसा लड़का था जिसका कुछ पता नहीं चल रहा था। और वो लड़का कोई और नहीं, भुवनेश्वर साहू था, जो इस मीटिंग में था भी नहीं, जो बाद में देखने गया। अब भुवनेश्वर साहू का जब कहीं पता नहीं चला तो ये लोग खोजने निकले। फिर से खोजने निकले तो पता चला कि हाँ, जब ये झड़प हो रही थी तो वहाँ वो था। तो इसका मतलब भुवनेश्वर साहू को वो लोग अपने साथ ले गए। अब ये बात फ़ौरन ईश्वर साहू को पता चली। अब जब ईश्वर साहू को पता चली तो ईश्वर साहू, अब बेटा गायब, बेचारे परेशान, खोजने निकलते हैं। लेकिन गांव वाले रोकते हैं कि वहाँ मत जाओ, उनकी बस्ती में जाने का मतलब है कि मौत के मुंह में जाना, वो लोग मार देंगे, वो लोग पहले भी यहाँ के हमला कर चुके हैं। अब बहरहाल बेटा गायब तो पिता माने कैसे। कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, और जाऊँगा भी तो क्या दिक्कत है, वहाँ पर पुलिस वाले हैं, कोतवाल भी आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। इसके बाद गाँव वालों को भी ये बात ठीक लगी कि हाँ, पुलिस आई है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद ये लोग जाते हैं और जाने के बाद उस घटना स्थल से थोड़ा और आगे जाते हैं तो देखते हैं कि भुवनेश्वर साहू ज़मीन पे पड़ा हुआ है। सीने पे, पेट पे कटने के निशान है, शरीर जगह जगह से तरबतर है, खून निकल रहा है। फ़ौरन ये चीज़ जब ईश्वर साहू देखते हैं तो बदहवास, एक तो पतला दुबला शरीर बेचारे का, अपने बेटे की ऐसी हालत देखने के बाद वो चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। पुलिस वालों से कहते हैं कि भैया मेरे बच्चे में भी जान बाकी है, इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, एम्बुलेंस आ रही है। उसके बाद एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया जाता है, एम्बुलेंस का इंतज़ार भी होता है। और जो उनके पिता हैं ईश्वर साहू, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि 3 घंटे तक कोई भी एम्बुलेंस नहीं आती है, कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं की जाती जिससे बच्चे को अस्पताल लेके जाया जाए, और ना ही इन लोगों को लेके जाने देते हैं। बच्चा वहीं दर्द से तड़पता रहा, तड़प तड़प के 3 घंटे तक मदद की गुहार लगाता रहा, चीखता रहा, लेकिन ना ही कोई एम्बुलेंस आई, ना ही कोई मदद हुई। और अंत में वहाँ पे उसने दम तोड़ दिया। अब जैसे ही इस बच्चे ने दम तोड़ा, पिता तो एकदम टूट गया, लेकिन आसपास के जो लोग थे उनके अंदर गुस्सा भड़क गया। मामला इस कदर गंभीर हो गया कि तब तक अब कोतवाल साहब भी अपने दल बल के साथ पहुँचे, लेकिन एक शख्स की जान चली गई, एक महिला के ऊपर हाथ उठा, एक बच्चे के हाथ पे बोतल फोड़ी गई।
तो गांव वालों ने अब इन लोगों पे पथराव शुरू कर दिया। साथ ही जब कोतवाल साहब गिरफ्तार करने गए सामने वाली पार्टी में, तो वहाँ से भी पुलिस वालों पे हमला किया गया। और जो ठाकुर थे, उनका नाम तो पूरा नहीं याद है, पुलिस महकमे के, वो बुरी तरह घायल हो गए। घायल होने के बाद उनको भी हॉस्पिटल लेके जाया गया। इधर अब गांव में एकदम तनातनी का माहौल। पुलिस वाले आते हैं, मान मनौवल होती है, बॉडी अपने कब्जे में लेते हैं जो भुवनेश्वर साहू थे उनकी, और लेने के बाद उसको लेके जाते हैं, पोस्टमार्टम करवाते हैं। और अगले दिन पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी जाती है। धारा 144 लगाने के बाद फिर जैसे तैसे करके बॉडी का अंतिम संस्कार होता है। लेकिन तब तक इस घटना की गूंज जब पूरे इलाके में हुई, तो तमाम जो हिंदूवादी संगठन थे उनका गुस्सा फूट गया। क्योंकि सबसे पहली बात यही थी कि गांव वालों ने जो पहला आरोप लगाया कि जब वो लोग आ रहे थे हमला करने, तो पीछे 10 पुलिस वाले भी थे, यानी पुलिस वालों की रजामंदगी और पुलिस वालों की सहमति से ये सब हुआ। अब पुलिस का ऐसे बिहेव करना सीधा सीधा सरकार को घेरने लगा। हिंदूवादी संगठन फौरन इस मामले में अपना विरोध करने लगे, जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। बीजेपी विपक्ष में थी तो उसको मौका मिल गया कि पुलिस मिली हुई है, मतलब सरकार मिली हुई है, सरकार तुष्टीकरण कर रही, मुस्लिमों को बढ़ावा दे रही। फौरन बीजेपी के एक हैंडल से, जो उनका ऑफिशियल हैंडल है, उससे एक पोस्ट होता है कि इन जिहादियों ने जिस हिसाब से एक सनातनी भाई को मारा है, हम उसका बदला लेंगे। अब राजनीति यहीं से शुरू हो गई। फौरन अब राजनीति शुरू हुई तो कांग्रेस वाले जो सरकार में थे उनको भी लगा कि ये तो मामला हाथ से निकल गया। मामला एक गांव का था, लेकिन अब इसका राजनीतिकरण हो गया। फौरन उन्होंने भी अपना पासा फेंका। ये हुआ कि गिरफ्तार करो, सजा दो। लेकिन तब तक शायद काफ़ी लेट हो चुका था। पुलिस वाले गिरफ्तारी करने जाएं चाहे जो करें, कोई सपोर्ट नहीं। इधर जब ये मामला हाथ से निकलता देखा तो फिर कांग्रेस वालों ने कहा कि एक काम करते हैं, कुछ ऑफर वगैरह देते हैं, अगर ईश्वर साहू मैनेज हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बात तो बिगड़ जाएगी। लिहाजा उन्होंने 10 लाख रुपए और सरकारी नौकरी, यानी ईश्वर साहू का जो एक और बेटा था, कि हम उसको सरकारी नौकरी दे देंगे और साथ ही आपको 10 लाख रुपए देंगे। शुरुआत में एक कागज़ पे इनसे दस्तखत करा ली गई कि हाँ, हम सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। लेकिन अब इधर बीजेपी वाले लगातार मिलते रहे। जब ये सरकार के कहने पे इन्होंने, ईश्वर साहू ने दस्तखत कर दिया कि हम संतुष्ट हैं, फ़ौरन ही जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष थे उस टाइम के, वो पहुंचते हैं और ईश्वर साहू से कहते हैं कि क्या आपने बेटे के बदले आपने रुपए ले लिए। अब ये बात एक पिता जब सुनता है तब वो बताता है कि नहीं, मुझे तो ये बताया गया कि ये गांव के विकास के लिए है, मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया गया। फ़ौरन वो मीडिया के सामने आते मुखातिब होते हुए कहते हैं कि कांग्रेस ने उनका इस्तेमाल किया है। उन्होंने ना कोई पैसे लेने की बात की है, ना ही उन्हें नौकरी चाहिए, उन्हें बस अपने बेटे का इंसाफ, अपने बेटे का बदला चाहिए। इसके बाद लगातार इस मामले पर राजनीति होती रही। चूँकि अप्रैल साल 2023 में ये तमाम चीज़ें हुई थी, 8 अप्रैल को, और अभी यही नवंबर दिसंबर में चुनाव था, तो जाहिर सी बात है राजनीति होनी थी। फ़ौरन बीजेपी वाले ईश्वर साहू को अपना एक तरह से साथ दे देते हैं। और इसी बीच अप्रैल महीना बीतने के बाद बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता थे ईश्वर साहू से कहते हैं कि चुनाव लड़ लो और मैं तुम्हें इसी साझा सीट से बीजेपी के एमएलए प्रत्याशी के रूप में उतारना चाहता हूँ। ये पार्टी का फैसला है। अब ये चीज़ जब ईश्वर साहू सुनते हैं तो एक तरफ अभी 1 महीने पहले बेटे की मौत हुई, एक बाप के ऊपर बेटे की अर्थी से बड़ा बोझ क्या होगा। उन्होंने मना कर दिया, कहा कि भैया हम इतने बड़े लोग हैं नहीं, और सामने मेरे जो हैं वो रविंद्र चौबे 7 बार के विधायक हैं, इतने बड़े नेता, कितने पैसे लगते हैं, कितनी चीज़ें होती, कहाँ से मैनेज करूँगा, और मैं चुनाव लड़के करूँगा क्या जब मेरा हीरा, मेरा बेटा ही चला गया। तो इस पर बीजेपी के जो नेता थे वो समझाते हैं कि देखो आज इस मामले में गर्मी है, 4 दिन बाद मामला ठंडा हो जाएगा, और कहीं कांग्रेस अगर फिर से सत्ता में आ गई तो इस मामले को दबा दिया जाएगा और तुम्हारे बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगा। और हो सकता है कि अगर तुम्हें ये मौका मिला है पूरी ज़िंदगी में, पता नहीं कभी मिले या ना मिले, तो तुम ऐसा भी तो कर सकते हो कि तुम विधायक बन के भी अपने बेटे का बदला ले सकते हो। अब इस तमाम तरीके से जब ईश्वर साहू का ब्रेन वॉश हुआ, उनको समझाया गया कि आप लड़िए, आप लड़िए, तब काफ़ी मान मनौवल के बाद काफ़ी चीज़ें, काफ़ी लोगों ने भरोसा जताया कि आप लड़िए, हम आपके साथ हैं, आपका सपोर्ट करेंगे। तब जाके ईश्वर साहू ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। फ़ौरन अमित शाह जी की रैली होती है, उस रैली में अमित शाह ने पूरा सपोर्ट किया, बयान दिया कि किस हिसाब से ईश्वर साहू के बच्चे को मारा गया। अब जो सीट थी साजा की जनता ही इंसाफ करेगी, वही अब इनको न्याय दिलाएगी। अब इंसाफ की बात आ गई। फ़ौरन जनता का जो सिंपैथी था, पहले भी ईश्वर साहू के साथ था, चूँकि उनके बेटे की इस तरह से हत्या हुई थी। इधर चुनाव लड़ना
सामने 7 बार के विधायक थे, उन्होंने कार्रवाई की नहीं थी। तो ये तमाम चीज़ें सिंपैथी जुड़ती चली गई और बिना पैसे खर्च किए, बिना कोई वैसी चीज़ किए ईश्वर साहू चुनाव जीत गए। और चुनाव जीतने के बाद आज वो एक शायद मेरे हिसाब से एक ऐसे पहले उम्मीदवार हैं जो बिना किसी फॉर्चूनर, बिना किसी महंगी महंगी गाड़ी के एक 7 बार के विधायक को इस कदर चुनाव में पटखनी देते हैं। अब यहाँ ये देखना होगा कि जीतने के बाद ये विकास की राजनीति करते हैं या फिर बदले की। तो एक बेटे की इस तरह से हत्या होती है, उसके बाद पॉलिटिक्स इसमें कैसे एंट्री करती है और किस हिसाब से फिर इसमें तमाम चीज़ें होती हैं। ये रही पूरी ईश्वर साहू जी की कहानी, जो इस समय छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले की साजा सीट से विधायक चुने जा चुके हैं और अब ये संसद में बैठेंगे। और आज भी मैंने इनके कपड़ों को, इनके पहनावे ओढ़ावे को देखा तो वो भी बड़ा सिंपल था और जीतने की बिल्कुल चेहरे पे खुशी नहीं थी, आंखें नम थी और हर बार यही कह रहे थे कि मेरे बेटे के साथ गलत हुआ। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी एक किसान से एक विधायक बनने की और एक बेटे की हत्या की। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।